असम अपना इंडिपेंडेंट स्वतंत्र उपग्रह छोड़ेगा। इस आशय की जानकारी डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने इस बार बजट के बाद जो है दी। उन्होंने घोषणा की कि इसका जो है कई फ़ायदा असम को होगा, मौसम विज्ञान से लेकर, और जो सबसे बड़ी बात और जो सबसे बड़ा फ़ायदा उन्होंने गिनाया उसमें कहा कि जो बांग्लादेशी अवैध अनुप्रवेशकारी जो असम में घुसते हैं उनको भी ट्रैक किया जा सकेगा। क्या इस सारे मामले पर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं मुख्यमंत्री? लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, या बजट पर भी ज़्यादा ध्यान न जाए इस प्रकार की कोशिश मुख्यमंत्री ने की है? क्योंकि जैसे ही आसाम सेट या उपग्रह की बात होती है, लोग बाकी सब बातों को छोड़कर उस पर चर्चा करने लग जाते हैं। इस सारे मामले पर मैंने श्री दीपक कुमार गोस्वामी का एक आलेख पढ़ा। बहुत ही जानकारी से भरा हुआ आलेख था, जिसने मुख्यमंत्री के सारे दावों के पीछे की जो सच्चाई है उसको खोल कर रख दिया कि वास्तव में मुख्यमंत्री का आशय सिर्फ ध्यान भटकाने का था, या उन्हें भी पूरी जानकारी जो है वो नहीं दी गई इस उपग्रह के बारे में, इसलिए उन्होंने बड़े बड़े दावे कर दिए जो अवास्तविक है, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इस लेख के लिए दीपक गोस्वामी को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैंने खुद कई नई बातें जानी, साथ ही मुख्यमंत्री की उपग्रह संबंधी अवास्तविक घोषणा का एक जो है अंदाज़ा भी मिला। चूँकि इस विषय पर मेरी खुद की जानकारी नहीं थी, इसलिए हिमंत बिश्व शर्मा द्वारा किए गए इस उपग्रह प्रक्षेपण की घोषणा पर उस समय मैंने कोई भी टिप्पणी नहीं की या कोई भी वीडियो नहीं बनाया। मैं मन ही मन सोच रहा था कि जो राज्य शिक्षा, जन स्वास्थ्य हर मामले में देश के सबसे निचले पायदान पर है, जहां 70% लोगों को लाभार्थी बनाना मुख्यमंत्री गर्व की बात मानते हैं, वह राज्य जो अपने स्वयं के राजस्व स्रोत विकसित नहीं कर सका है और कर छूट तथा कर्ज पर निर्भर रहता है, वह राज्य जिसकी राजधानी जैसे महानगर में सभी लोगों के लिए अभी तक पीने का पानी उपलब्ध नहीं है और थोड़ी सी बारिश में ही व्यवस्था चरमरा जाती है, वह राज्य जहां कमीशनखोरी और सिंडिकेट राजनीति के संस्कृति का हिस्सा बन गए हैं, वह राज्य जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अभी भी पूरी तरह से कटीले तारों की बाड़ नहीं लग पाई है, वह राज्य जहां ऊपरी असम को जोड़ने वाला 500 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 10 वर्षों में भी पूरा नहीं हो पाया, वह राज्य अगर कृत्रिम प्रक्षेपित उपग्रह प्रक्षेपित करने की बात करें तो यह कुछ असामान्य से लगती है। हालांकि गोस्वामी जी के इस विश्लेषण को जब पढ़ा तो मुझे लगा कि शायद मेरे ये जो विचार हैं ये पूरी तरह से गलत नहीं थे। आसाम सेट इस उपग्रह का नाम है और मुख्यमंत्री ने इसको लेकर बड़ी बड़ी बातें कही हैं। इस उपग्रह के संदर्भ में जो बातें दीपक गोस्वामी के आर्टिकल से सामने आई है उससे पता चलता है कि इस बार 2025-26 असम के बजट में राज्य के लिए एक विशेष कृत्रिम उपग्रह आसाम सेट प्रक्षेपित करने की बात कही गई है। वित्त मंत्री ने इसे औपचारिक रूप से पढ़कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने स्वाभाविक गर्वित अंदाज में इस विषय पर टीवी के सामने कुछ बातें स्पष्ट की। उन्होंने घोषणा की कि यह विशेष कृत्रिम उपग्रह असम के लिए रिमोट सेंसिंग, मौसम विज्ञान संबंधी डेटा के अलावा अवैध तरीके से हो रही घुसपैठ की समस्या के समाधान में भी सहायक होगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि देश के किसी भी राज्य के पास ऐसा विशेष कृत्रिम उपग्रह नहीं है और असम इस तरह का कदम उठाने वाला पहला राज्य होगा। परिपक्व बजट विश्लेषकों को जो थे, एनालिस्ट थे, उनको शायद पहले ही अंदाजा था कि यह सिर्फ मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने यानी डिस्ट्रैक्ट करने का एक तरीका है, फिर भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस विषय पर एक नज़र डालने की जरूरत है। संभवतः इस उपग्रह के बारे में मुख्यमंत्री को प्रारंभिक वैज्ञानिक आधार पर सही जानकारी नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि यह उपग्रह असम के ऊपर स्थिर रहेगा और इसलिए राज्य की सभी आवश्यक जानकारियां प्रदान कर सकेगा, लेकिन अगर इसे असम के ऊपर स्थिर रखना हो तो इसे भू स्थिर जियो स्टेशनरी उपग्रह होना पड़ेगा, जो लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होगा। इतनी ऊंचाई से, जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अवैध घुसपैठ जैसी छोटे स्तर की गतिविधि पर नज़र रखेगा, वह संभव नहीं होगा। इतनी उच्च रेजोल्यूशन की जानकारी केवल निचली कक्षा के पृथ्वी उपग्रहों लो अर्थ ऑर्बिट या लियो से हो सकती है, जो आमतौर पर 1000 किलोमीटर या उससे कम ऊंचाई पर स्थापित होते हैं, लेकिन ये भू स्थिर नहीं होते हैं, यानी ये असम के ऊपर स्थिर नहीं रहेंगे। भू स्थिर उपग्रहों को विषुवत रेखा इक्वाटर पर स्थापित किया जाता है। चूँकि असम की अक्षांशीय स्थिति कर्क रेखा से भी ऊपर है,
इसलिए असम के ऊपर भू स्थिर उपग्रह रखने का कोई तरीका नहीं है। हालांकि अगर किसी भू स्थिर उपग्रह को असम के मध्य देशांतर जैसे नौगांव के देशांतर पर विषुवत रेखा के ऊपर स्थापित किया जाए तो उससे केवल असम की गतिविधियों पर लगातार नज़र रखी जा सकती थी, लेकिन तब हाई रिजोल्यूशन इमेज प्राप्त करना संभव नहीं होता। दूसरी ओर निचली कक्षा के उपग्रह लो अर्थ ऑर्बिट या लियो को ध्रुवीय पोलर उपग्रह कहा जाता है। ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 100 मिनट में एक चक्कर लगाते हैं और एक दिन में लगभग 14 बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, लेकिन पृथ्वी अपनी धुरी पर लगातार घूमती रहती है। इसलिए ऐसा ध्रुवीय उपग्रह एक बार गुवाहाटी के ऊपर से गुजरने के बाद लगभग 24 घंटे के बाद ही दोबारा उसी स्थान के ऊपर से गुजरेगा। और चूंकि असम की अधिकतम उत्तर दक्षिण की चौड़ाई सिर्फ 100 किलोमीटर है, इसलिए यह उपग्रह असम के ऊपर सिर्फ 3-4 मिनट ही रहेगा। इस तरह के ध्रुवीय उपग्रह की मदद से अवैध घुसपैठ को पकड़ने की योजना निश्चित रूप से अव्यावहारिक है। हम असम के विकास के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी के उपयोग को हतोत्साहित नहीं कर रहे हैं। जीवन भर एक तकनीक के समर्थक के रूप में काम करने के नाते दीपक गोस्वामी कहते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन बिना एक अलग उपग्रह स्थापित किए भी उपग्रह प्रौद्योगिकी का लाभ प्राप्त किया जा सकता है और ऐसा कार्य असम में वर्षों से किया जा रहा है। फिर इस अलग उपग्रह की क्या जरूरत पड़ गई? क्या ये दिखावा मात्र है, डिस्ट्रैक्शन मात्र है, या इसमें भी कहीं ना कहीं कोई भ्रष्टाचार की स्थिति भविष्य में दिखाई देगी, जो कि आमतौर पर विभिन्न सरकारी प्रोजेक्टों का एक हिस्सा बन गया है। उन्होंने क्या दीपक गोस्वामी कहते हैं कि इसरो से या सीधे या इसके बोरापानी स्थित नेसाक नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के माध्यम से राज्य की सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जीएस रोड स्थित एस्टेक आसाम साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट काउंसिल के अंतर्गत आसाम रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर आरसेक के कुशल वैज्ञानिकों के सहयोग से भी यह कार्य पहले से ही हो रहा है। उन्होंने कहा कि वे खुद भी एनआईसी में वरिष्ठ पद पर रहते हुए इन वैज्ञानिकों के साथ लंबे समय तक काम कर चुके हैं और भविष्य में भी इस प्रक्रिया को और तेज किया जा सकता है। फिर ये अलग से उपग्रह की बात, उस पर पैसा खर्चा करना और जो उससे अव्यावहारिक बातें जैसे बांग्लादेशी घुसपैठ को रोका जा सकेगा, इस प्रकार की बातें हर बातों में घुसाकर मुख्यमंत्री केवल और केवल राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि ये सारा प्रोजेक्ट कैसे लागू होगा, इसकी व्यवहारिकता लोगों के सामने पहले ही रखी जा चुकी है और मुझे लगता है कि असम के लोगों को इस वक्त रोज़गार की ज़रूरत है, भूमि संरक्षण की ज़रूरत है, यहाँ विकास की ज़रूरत है और इस सारे क्षेत्र में असम सरकार की ओर से एक संदेश जाने की भी ज़रूरत थी कि असम में आकर निवेश किया जा सकता है। केवल उद्योगपतियों को जुटाने से ये काम नहीं होगा। जैसे पिछली बार एडवांटेज असम 1 हुआ था, 75,000 करोड़ के एमओयू कथित रूप से साइन किए गए थे और वो सारे के सारे एमओयू असफल हो गए, उससे किसी भी प्रकार का जो है निवेश नहीं आया। इस बार भी ऐसी कोशिश की जा रही है, किंतु साथ ही एक मैसेज जो भेजा जा रहा है कि हिंदू मुसलमान अपनी ज़मीनें जब एक दूसरे को भेजेंगे तो मुख्यमंत्री कार्यालय से उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी। इस प्रकार की जो सेंट्रलाइज व्यवस्था की जा रही है, इस प्रकार की सेंट्रलाइज व्यवस्था से निश्चित रूप से एक नकारात्मक संदेश जो है वो जाएगा। भूमिपुत्रों की ज़मीन बचाना बहुत ज़रूरी है, हिंदुओं की ज़मीन बचाना भी बहुत ज़रूरी है, किंतु उसके तरीके सेंट्रलाइज नहीं होने चाहिए, डिसेंट्रलाइज होने चाहिए। और कैसे हम विकास में और अपनी जाति के लिए संरक्षण के बीच एक सामंजस्य रख पाते हैं, ये आज ज़रूरी है। और इस क्षेत्र में मुख्यमंत्री निरंतर जो है असफल होते हुए नज़र आ रहे हैं। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने शुभचिंतकों के बीच में, अपने परिचितों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाने का प्रयास करें और शेयर करते रहे। धन्यवाद, नमस्कार, जय जय भारत माता की।